हेलो माय डियर सीए फाइनल वाले स्टूडेंट। सर मैं आप लोगों को आज इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी पढ़ाने वाला हूं। और इस चैप्टर में ऐसा नहीं है एग्जाम में इसके वेटेज नहीं है। हु सेज दैट कि इसका वेटेज नहीं है वेटेज। इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का और आप इस चैप्टर को इसको स्किप तो नहीं कर सकते सर। अब सर स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है या प्रैक्टिकल कोई क्वेश्चन? नो, इस चैप्टर से जनरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बट आता है सर एक आध एग्जांपल। भैया मर्चेंट एक्सपोर्टर फेमस है इस चैप्टर का, बहुत फेमस। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बहुत प्यारा चीज है। तो ये चैप्टर आपको मेरे साथ बैठना है, ध्यान से सुनना है। और अगर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन है तो भैया जी मैंने तो पूरा लेक्चर डाल के रखा है, भयानक क्वेश्चन कराए हैं इसके। आप मेरे रेगुलर लेक्चर की वीडियो में जाके देखो कौन से क्वेश्चन वाली वीडियो, और भर भर के क्वेश्चन कराए, करो उस क्वेश्चन को, कैसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहां मेरी जिम्मेदारी है रिवाइज करना, वो पूरे लेक्चर्स तो डल गए हैं, रिवीजन की बात आती है, आओ स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहली कहानी है सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी। ठीक है, तो इन्होंने बोला सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या जीएसटी की बातें आती है? यस सर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों केस में जीएसटी की बातें आती है। अगर हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं अंडर जीएसटी तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस अंडर जीएसटी उसे क्या ट्रीट किया जाता है? इंटर स्टेट। क्रिस्टल क्लियर दिमाग में बैठा लो। अगर हम इंपोर्ट या सिंपल इंपोर्ट करेंगे गुड्स और सर्विसेज तो हम उसे क्या मानेंगे? इंटर स्टेट। क्या मानेंगे हम? इंटर स्टेट। और क्या लगेगा? आईजीएसटी। ये दिमाग में पहले बैठा, ठीक है। फिर हम इंपोर्ट गुड्स भी कर सकते हैं, इंपोर्ट सर्विस भी कर सकते हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केस है सर जहां पर हम इंपोर्ट तो करते हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पर इंपोर्ट के केस में नॉर्मली ये होता है जो इंपोर्टर है वही जीएसटी पे करता है। गुड्स के केस में जो पर्सन इंपोर्टर है, सर्विसेज के केस में बेचारा आरसीएम में इंपोर्टर देता है। पर सर एक एक्सेप्शन, सर एक एक्सेप्शन, जहां पर मैं इंपोर्ट तो कर रहा हूं पर सर जो इंपोर्टर है वो जीएसटी पे नहीं करता, रेसिपिएंट पे नहीं करता सर, सप्लायर पे करता है सर। अगर ओआईडीआर सर्विसेज है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, सर ये क्या होती है? ऐसी सर्विस जिसमें हम बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिना आईटी यूज किए, बिना नेटवर्क यूज किए हम ये सर्विस किसी को नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो सप्लायर बैठा है बाहर। देखो, इंपोर्ट ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट, इंडिया में जो बैठा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट है। तो सरकार बोलती फिर जो बाहर सप्लायर है वो पे करेगा आईजीएसटी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात। ये तो हम समझते भी हैं सर कि इंपोर्टर क्यों, क्योंकि हम कस्टम में पढ़ते हैं गुड्स के केस में, सर्विस के केस में सर आरसीएम पढ़ते हैं सर, 9394 पढ़ते हैं सर, तो वहां पर हम समझ लेते हैं। पर सर ये एक्सेप्शन थोड़ा सा ध्यान रखना कि सर ओआईडीआर सर्विसेज है, जो इंडिया में रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड नॉन टैक्सेबल रिसिपिएंट है, तो सरकार सप्लायर को बोलती है तुम आईजीएसटी दो सर, क्योंकि इंडिया वाले आदमी से तो ले ही नहीं पाएंगे ना, वो अनरजिस्टर्ड है सर, क्या ही लोगे उससे। तो सरकार अब एक एक को चालू करी। सबसे पहला इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सरकार ने बोला भाई इंपोर्ट ऑफ गुड्स है तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्या होगा? लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। मैं बोला ये तो मैं पढ़ाऊं, सेक्शन 11 पढ़ाऊं, और सेक्शन 11 में बहुत अच्छे से सीखा हूं सर कि सेक्शन 11 ये बोलता है कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्या होगा? लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। अब सरकार बोलती है सर अगर इंपोर्टेड गुड्स है तो अभी हम आपको क्या सिखाए सर, क्या लगेगा? आईजीएसटी। और आईजीएसटी लेविड होता है सर आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से। सर कस्टम में सर कस्टम ड्यूटी पढ़ते हैं, याद है? उसमें बेसिक होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर चार्जेस होता है, याद आई कहानी? इसके बाद आईजीएसटी लगता है सर, इसके बाद आईजीएसटी लगता है सर। गुड्स के केस में यही होता है। आगे आओ, पॉइंट व्हेन आईजीएसटी इज लेविड। आईजीएसटी कब लगा जाता है इंपोर्टेड गुड्स के केस में, कब कलेक्ट किया जाता है? तो सरकार बोलती है भैया जब कोई पर्सन गुड्स इंपोर्ट करता है ना सर, तो हमने ना कस्टम में बहुत अच्छी बात सीखी है कि सर उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है फॉर होम कंजम्पशन। तो जिस दिन वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है होम कंजम्पशन के लिए, उस दिन आईजीएसटी लगता है। तो एक स्टूडेंट का मन में क्वेश्चन, सर एक बात बताओ, अगर कोई होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया
वेयर हाउस के लिए किया तो उस केस में आईजीएसटी लगेगा? नो। जिस दिन वो वेयर हाउस से घर लेके जाएगा उस दिन लगेगा सर आईजीएसटी। क्लियर? बैठा दिमाग में? देखो सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाते हो आप, वैल्यू पहले तो सर वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 14, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाओगे, फिर अदर सम जो चार्जेबल रहता है सर, उसके बाद आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस की कहानी आती है सर। क्लियर? आगे आओ सर। टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड सप्लाईज व्हिच आर डिपॉजिटेड इन कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, यही बोल रहा था अभी मैं सर। अगर गुड्स वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, समझो, बहुत आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है सर। गुड्स ना कस्टम के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में पड़े पड़े मैंने किसी और को वेयर हाउस, गुड्स वेयर हाउस में ही है और पड़े पड़े गुड्स मैंने वेयर हाउस में किसी और को बेच दिया, अभी गुड्स वेयर हाउस से निकला ही नहीं है, तो सरकार बोलती है हम इसे नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं और शेड्यूल 3 में कवर करते हैं। और शेड्यूल 3 में कवर करके हम ये बोलना चाहते हैं कि भैया इस पे जीएसटी की बात ही नहीं होगी। ये समझ आया? बैठा दिमाग में? वैल्यू ऑफ सच इन बॉन्ड सेल्स नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ एग्जेम सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी अंडर रूल 42-43। अगर आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं देखे ना रूल 42-43 के, तो जाके देख लो, बहुत प्यारे नोट्स बना के दिए ड्राइव में मैंने, ड्राइव नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एक्स बिल ऑफ एंट्री, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड फॉर क्लियरेंस सच वेयर हाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। भैया अब वेयर हाउस से मैं घर लेके जा रहा हूँ गुड्स, तो सरकार बोली भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी उसमें पेबल रहेगी सर। बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसे डिसाइड की जाएगी? एज पर कस्टम एक्ट सेक्शन 14 के हिसाब से हम बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालेंगे सर, ठीक। फिर हम उसमें आईजीएसटी लगाएंगे सर, जो वैल्यू आप डिटरमाइन की हो सर, वैल्यू डिटरमाइन प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। फिर एनी अदर सम वगैरह रहा, फिर आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा सर, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू पे लगेगा, ठीक। ये हम टैक्स चार्ज करते हैं आईजीएसटी के फॉर्म में। समझ आया? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? कई बार ऐसा होता है सर, जो वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 14 है और कई बार ट्रांजैक्शन वैल्यू, दोनों में कंपेयर किया जाता है, दोनों में विच एवर इज हायर वाली वैल्यू ली जाती है और उस वैल्यू पे आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है सर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ हाई सी सेल, समुद्र में शिप चल रही है, वेसल चल रही है सर, समुद्र में वेसल है और रास्ते में ही आपने गुड्स किसी को बेच दिया, अभी तो वेयर हाउस में नहीं पहुंचा है, हाई सी सेल, रास्ते में गुड्स है, रास्ते में ही किसी को बेच दिए सर। सरकार बोलती है अगर आप रास्ते में ही बेच दिए तो ये शेड्यूल 3 में कवर होता है और इट्स नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और ना हम इसे एग्जेम्प्ट मानते हैं। आज एक बात सिखा रहा हूं, कसम खा लो, शेड्यूल 3 की चीजें एग्जेम्प्ट नहीं होती है। शेड्यूल 3 की चीजें नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज होती है और वो रूल 42-43 में वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई के पर्पस के लिए कंसिडर नहीं की जाती। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। व्हेन बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड फॉर इंपोर्टेड गुड्स, हाई सी सेल था, रास्ते में गुड्स था, बेच दिया। अब जिस दिन वो गुड्स आ गया कस्टम पोर्ट में आया, मैं अपना गुड्स लेने गया तो बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, जिस टाइम बिल ऑफ एंट्री फाइल किया उस टाइम मुझे आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ आया? बैठा दिमाग में? ठीक है। अब सर थर्ड पार्टी शिपमेंट या ट्रायंगुलर ट्रेड, ये क्या होता है सर? सर गुड्स ना चाइना से श्रीलंका जा रहा है बिना इंडिया घुसे सर, इंडिया में गुड्स नहीं आ रहा है। मैं बोला अरे रुकिए यार, ये तो शेड्यूल 3 में मैं पढ़ा हूं, एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी जा रहा है इंडिया विदाउट एंटरिंग इनटू इंडिया। सरकार बोली वेरी गुड, याद आ गया आपको, शेड्यूल 3 नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और इसको वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट भी नहीं माना जाता फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल अंडर रूल 42-43। हाँ सीख गया यार, सीख गया। अगला ऑनलाइन मनी गेमिंग, ओ भाई साहब इसे तो मेरे हिसाब से कोई स्टूडेंट को छोड़ना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी, सर इंडिया के बाहर से ऑनलाइन गेम्स, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, मेजॉरिटी ऑफ द गेम तो बाहर के ही सर, गियर्स ऑफ वॉर, बहुत सारे गेम है, तो सच सप्लायर इटसेल्फ इज लायबल टू पे आईजीएसटी आफ्टर ऑब्टेनिंग सिंगल रजिस्ट्रेशन अंडर सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम है। इनके लिए स्कीम बनाई गई है, कॉल ऑफ ड्यूटी वाले, पबजी वाले, गियर्स ऑफ वॉर वाले, इन सबको बोला गया भैया आप ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना इंडिया में? बोले हाँ बिल्कुल,
इंडिया के बच्चे बैठ के खेल रहे, बोले बस वेरी गुड। सप्लायर को बोला गया भैया आप रजिस्टर कराइए सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर। वो बोला मेरा तो कोई फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है। सरकार बोली उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो आप एक पर्सन को अपॉइंट करिए जो पर्सन आपके बिहाफ में इंडिया में होगा और वो लायबल पे करेगा टैक्स। आपने अगर पर्सन भी कोई इंडिया में अपॉइंट नहीं किया है तो सरकार बोलती है अपॉइंट कर वो पर्सन को, और वो पर्सन जो अपॉइंट होगा वो इंडिया में आपके बिहाफ में टैक्स पे करेगा। क्योंकि आप बैठे हो यूएस में, हम यूएस नहीं आ सकते टैक्स लेने, पर वो आदमी तो यहां पर जिसको आप अपॉइंट करोगे वो तो हमें टैक्स पे कर सकता है। तो एक आदमी अपॉइंट करो सर। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? आओ सर। टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय एसईजेड, बाय एसईजेड, इंपोर्टेड बाय एसईजेड। तो सरकार बोली गुड्स इंपोर्टेड बाय यूनिट डेवलपर, यूनिट या फिर डेवलपर इन एसईजेड फॉर और ऑथराइज ऑपरेशंस एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम होल ऑफ द आईजीएसटी। कौन एग्जेम्प्ट हुआ सर? एसईजेड, यूनिट या फिर डेवलपर कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं सर, तो सरकार बोलती है वो एग्जेम्प्टेड है आईजीएसटी से, आईजीएसटी से। ठीक। टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स इंपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सर, ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। तो गुड्स इंपोर्टेड बाय 100% ईओयू विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। सर इन्होंने बोला जो 100% ईओयू है ये विदाउट पेमेंट ऑफ ये सब टैक्सेस गुड्स को इंपोर्ट करेंगे। 100% ईओयू सर, ये लोग कौन होते हैं? 100% ईओयू वो होते हैं सर जो इंडिया में एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, मेनली इनका एक्सपोर्ट का ही काम है। तो सरकार बोली हम इनसे टैक्सेस की बात करेंगे नहीं क्योंकि ये फ्यूचर में एक्सपोर्ट ही करने वाले हैं, इंडिया में बेचेंगे नहीं। सर तो मैंने पूछा एसईजेड में एग्जेम्प्ट क्यों बोलते हो? क्योंकि रीजन ये होता है सर एसईजेड इंडिया के बाहर भी सप्लाई कर सकता है और इंडिया में भी सप्लाई कर सकता है। समझ आया? अगला इंपोर्ट एज बैगेज। सरकार बोली भैया बैगेज का केस है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 35% है एंड देयर इज एन अमेंडमेंट जहां पर इन्होंने बोला सर सोशल वेलफेयर चार्जेस आर नाउ एग्जेम्प्ट। अभी रिसेंट सर्कुलर के थ्रू इन्होंने सर सर्कुलर से एग्जेम्प्ट कर दिया। तो अब बैगेज के केस में हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा? 35। जो स्टूडेंट 38.5 पढ़े हैं प्लीज अभी ही करेक्शन कर ले कि एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है और इन्होंने क्लियर किया कि भाई 35% ही होगा सर। ठीक है, बैठा दिमाग में? तो सर पैसेंजर बैगेज है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईजीएसटी एज वेल एज जीएसटी कंपनसेशन सेस। अगला है सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ओ भाई साहब, अगर आप मेरे साथ सप्लाई चैप्टर रिवाइज किया तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया सर, बहुत प्यार से समझाया कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो पहले चेक करो कंसिडरेशन है कि नहीं। अगर कंसिडरेशन है तो चाहे आपके बिजनेस से रिलेट करे ना करे हम उसे सप्लाई मानते, पर सर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर चेक करो क्या रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन से लेके आ रहे हो सर्विसेज, क्या वो आपके इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाइड है तो ही सप्लाई है, अदरवाइज सप्लाई नहीं है। अदर केस रहा तो सप्लाई नहीं है। तो रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन याद रखना और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस याद रखना। मेरे बिजनेस से रिलेट करना चाहिए, नहीं करेगा तो वो सप्लाई नहीं है सर। ठीक है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज वेयर। देखो भाई, सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, तो सरकार बोली हम इसे मान लेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मतलब सप्लायर बाहर है, रिसिपिएंट इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, तो सरकार बोली उस केस में ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। और अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो फिर हम इस चार्ट के बेसिस में डिसाइड करेंगे भाई कि उसे सप्लाई माने कि नहीं, और अगर सप्लाई मानेंगे तो फिर हम ये चेक करेंगे आगे जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं होगा। समझ आया? आगे देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू अ रेसिपिएंट इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया, तो इसको क्या मान लिया जाएगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन लायबल टू पे टैक्स ऑन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही है तो कौन होगा लायबल? अभी हमने बोला था सर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, सबसे पहला ओआईडीआर सर्विसेज। तो सर जो सप्लायर है ओआईडीआर का, जो इंडिया के बाहर बैठा होगा वो आईजीएसटी पे करेगा। इंपोर्टेशन ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज है सर, ये कहीं पढ़े हैं? हाँ सर, 9(5) याद है, नोटिफाइड सर्विसेज। ई कॉमर्स ऑपरेटर आईजीएसटी पे करेगा सर। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कस्टम प्लेस इन इंडिया, तो सरकार बोलती है उस केस में इंपोर्टर पे करता है सर आईजीएसटी। अगर एफओबी बेसिस में चले तो
अगर सीआईएफ बेसिस में चले तो सरकार बोली फिर कोई आईजीएसटी की बात नहीं होती। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा एफओबी बेसिस है कि सीआईएफ बेसिस है। रेसिडियल केसेस, इनके अलावा कोई और इंपोर्ट कर रहा है सर्विसेज, तो सरकार बोली भैया रिसिपिएंट आरसीएम में पे करता है, रिसिपिएंट आरसीएम में पे करता है, रिसिपिएंट आरसीएम में पे करता है। एक ही केस है याद रखना जहां सप्लायर को पकड़ते हैं, बाकी केसेस में अपन सप्लायर को नहीं पकड़ रहे। क्लियर हुआ? आ गया। एक केस लॉ है, बहुत फेमस है, एग्जाम में आने के कई बार चांसेस भी होते हैं। There cannot be a separate levy of IGST on the component of ocean freight paid by the foreign exporter to a foreign shipping line in the CIF contract. इन्होंने बोला सर कि अलग से आईजीएसटी चार्ज नहीं होगा ओशन फ्रेट में, क्योंकि हम इसे कंपोजिट सप्लाई मानते हैं, और कंपोजिट सप्लाई मानते हैं मतलब जब हम एक बार आईजीएसटी चार्ज कर चुके हैं, सामने वाला एक बार आईजीएसटी पे कर चुका है, तो उस केस में वापस अलग से आईजीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक। इंपोर्टेशन ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज, ओआईडीआर सर्विसेज अब भी बताया सर। देखो इंपोर्टेशन ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज कौन इंपोर्ट कर रहा है? बाय बिजनेस एंटिटी, बाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अगर बिजनेस एंटिटी है, बोथ सप्लायर एंड ओआईडीआर सर्विसेज रेसिपिएंट, देखो बोथ सप्लायर ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज एंड रेसिपिएंट आर इन इंडिया, दोनों ही इंडिया में, तो सरकार बोलती है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। टैक्स पेबल बाय सप्लायर अंडर फॉरवर्ड चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लायर रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में हो गए सर, दोनों ही इंडिया में हो गए। प्लेस ऑफ सप्लाई भी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हो जाएगा और टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में चलेगा। सप्लायर अगर आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट इन इंडिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया माना जाएगा और आरसीएम में पे होगा, क्योंकि सप्लायर बाहर है तो आप उससे टैक्स ले नहीं पाओगे, तो किससे लोगे? रेसिपिएंट से। अब अगला, बाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड आदमी है, तो सरकार बोलती भाई सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, तो फॉरवर्ड चार्ज है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में। सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट इन इंडिया है, तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया में, बट टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर जो इंडिया के बाहर है। मेरे हिसाब से तो भाई साहब ये वाला केस याद रखना कि एक लौता केस है जहां पर सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, बट फिर भी टैक्स हम उससे इंडिया में ले रहे हैं सर, वो इंडिया में है नहीं, ठीक है, फिर भी हम उसको पकड़ के टैक्स ले रहे हैं सर, बड़ी चीज है सर। अब प्रोविजन और फैसिलिटेशन ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज बाय इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब जो ऐसा कोई पर्सन जो सपोर्ट करता हो सर्विसेज को। तो सर अगर आपका इंटरमीडियरी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, जो अरेंज कर रहा है फैसिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ये वाला केस सर ये वाला केस सर, ठीक है, तो ही वुड बी ट्रीटेड एज सप्लायर। ये जो इंटरमीडियरी है ना सर, ये इंटरमीडियरी को हम क्या मान लेंगे? सप्लायर मान लेंगे, एंड इसको रिक्वायर्ड टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, और ये पे करेगा आईजीएसटी। ये केस में सप्लायर को नहीं पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? इंटरमीडियरी को, क्योंकि ये तो इंडिया वाला है, ये तो नॉन टैक्सेबल है, इसको तो वैसे भी नहीं पकड़ सकते सर। नॉट इन्वॉल्व इन पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विस, इनवॉइस क्लियरली आइडेंटिफाई द सर्विस एंड इट्स सप्लायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन रिमेन्स विद द सप्लायर। ध्यान देना, टैक्स कौन पे कर रहा है? इंटरमीडियरी। रजिस्टर कौन करेगा सर? सप्लायर। सप्लायर की ही जिम्मेदारी रजिस्टर करना। इंटरमीडियरी को हम इसलिए पकड़े टैक्स लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए हम इंटरमीडियरी को पकड़े, रजिस्टर कौन करेगा सर? सप्लायर। ठीक है, अगला, प्रोविजन इनेबलिंग सप्लाई ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया टू कंप्लाई विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रस्टेड अंडर जीएसटी लॉ। सर ओआईडीआर सप्लायर या इंटरमीडियरी? सप्लायर रजिस्टर करता है, इंटरमीडियरी टैक्स पे करता है। ओआईडीआर सर्विसेज ओनली सिंगल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, सर सप्लायर ही रजिस्टर करता है सर। अगर सर इफ रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल इन इंडिया, आप उसको रजिस्टर कर लो, जो सप्लायर के भी आप में करेगा सर। और अगर फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो सरकार बोलती है एक पर्सन अपॉइंट करो, वो इंडिया में रजिस्टर करेगा और टैक्स पे करेगा, क्योंकि टैक्स तो चाहिए हमें ना, हम बाहर तो नहीं जाएंगे उसको पकड़ने के लिए सर। अब मीनिंग ऑफ ओआईडीआर सर्विसेज मैंने आपको पहले भी बताया सर। ओआईडीआर सर्विसेज क्या होता है सर? जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू चलती है, इंटरनेट चाहिए सर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क चाहिए सर, जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना हो ही नहीं सकता कि ये सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो सरकार बोलती है फिर वो चीजें ओआईडीआर सर्विसेज में आएगी। सबसे बेस्ट गेम्स याद रख लो जो बाहर से हम ले रहे हैं सर, गेम्स की जो सर्विसेज ले रहे हैं सर। सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, अर्बन कंपनी ले लो, उबर ले लो सर, उबर ई कॉमर्स ऑपरेटर बाहर का है सर।
इफ ई कॉमर्स सप्लाई ऑपरेटर सप्लाई नोटिफाइड सर्विसेज थ्रू, देखो, इफ ई कॉमर्स सप्लाईज नोटिफाइड सर्विसेज थ्रू पोर्टल, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे आईजीएसटी। कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये हम उसमें भी पढ़ते थे सर 9(5) में भी। अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो उसको बोलो कोई पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है आपका, वो उसको अपॉइंट कर दो, वो इंडिया में टैक्स पे करेगा। पर्सन भी अपॉइंट करके नहीं बैठे हो तो सरकार बोली जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर एक आदमी अपॉइंट करो, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। यही तो 9(5) और 5(5) में पढ़े हैं सर, यही तो सिखाया हूं पूरा रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में सर। ठीक है। रजिस्ट्रेशन इन आईटीसी इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो सर, फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स RCM does not cover importer of goods, no mandatory registration. If importer are registered under GST, mandatory to quote GST number in the bill of entry for payment of ITC and for the availment of ITC. क्या बोलना चाह रहा है? बहुत प्यार से बोलना चाह रहा है सर कि कोई पर्सन जो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, RCM does not cover importer of goods. नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। कोई पर्सन जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। पर अगर कोई इंपोर्टर है जो अपने आप को रजिस्टर करके बैठा है तो सरकार बोली आप अपना जीएसटी नंबर दे दीजिए बिल ऑफ एंट्री में, ताकि हम आपको क्रेडिट अवेल करने दें। बात समझ आई? फॉर इंपोर्टर ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, अब भैया कोई पर्सन एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड का काम कर रहा है तो सरकार बोली उस केस में टैक्स तो है ही नहीं, तो लायबल टू रजिस्टर है ही नहीं सर, तो क्रेडिट की बात तो आएगी नहीं। अगर इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज है तो सरकार बोली भाई आपको तो कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ेगा, आप जीएसटी पे भी करेंगे सर आरसीएम में। समझ आया? इंपोर्टर ऑफ गुड्स के केस में जरूरी नहीं है आरसीएम हो, ठीक है, उस केस में आरसीएम नहीं। अगर इंपोर्टर खुद रजिस्टर है तो वो क्रेडिट ले सकता है, ध्यान रखना। ठीक है। आईटीसी इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखो आईटीसी ऑफ आईजीएसटी पेड और इंपोर्टेड गुड्स, आईटीसी मिल जाएगी सर आपको। जीएसटी कंपनसेशन की क्रेडिट मिल जाएगी सर आपको। बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर चार्जेस, इनकी क्रेडिट नहीं मिलती सर, इनकी क्रेडिट जीएसटी में नहीं मिलती क्योंकि ये कस्टम के टैक्सेस है। आईजीएसटी पेड और इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी सर, आप आरसीएम में पे करते हैं क्रेडिट ले सकते हैं सर। समझ आया? इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? सरकार बोली कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज टू और बाय एसईजेड रहा यूनिट या डेवलपर तो उसे इंटर स्टेट मान लेंगे सर। वेयर सप्लायर इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गया तो भी इंटर स्टेट मान लेंगे, बेसिकली इसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। या फिर इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर्ड एल्सवेयर, सरकार बोली अगर वो इंट्रा नहीं है तो वो इंटर है। ये हम कहाँ पढ़े सर? प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में ये चीज सिखाया। जो चीज इंटर नहीं होती वो क्या होती है? इंटर। स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को ये पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। रीजन ये है सर क्योंकि आप शेड्यूल 1 पढ़ते हो सप्लाई चैप्टर में और वहां पर स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन समझते हो सर। ठीक है। देखो, वेयर एनी पर्सन है स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया तो डिस्टिंक्ट पर्सन। स्टैब्लिशमेंट इन वन स्टेट एंड एनी अदर स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड दैट स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट में, तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन में आते हो। या फिर स्टैब्लिशमेंट इन अ स्टेट और दूसरी स्टैब्लिशमेंट है जो रजिस्टर्ड विद इन सेम स्टेट, दूसरी स्टैब्लिशमेंट को आप अलग रजिस्टर कर देते हो तो सरकार बोली उस केस में हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं। समझ आया? ब्रांच ऑफिस याद है? ब्रांच, स्टॉक ट्रांसफर एजेंसी, रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस इन एनी टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी। अगर आपकी कहीं ब्रांच ऑफिस है, स्टॉक ट्रांसफर है, एजेंसी है, रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है तो इन सब को भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। समझ आ रहा है? वर्तमान सर की एक ब्रांच रायपुर छत्तीसगढ़ में, एक मुंबई में एजेंसी ऑफिस है तो सरकार बोली दोनों को हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, शेड्यूल 1 में कवर करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है। फिर आती कहानी जीरो रेटेड सप्लाई की। इन्होंने बोला भाई जीरो रेटेड सप्लाई मतलब क्या होता है? 0% नहीं होता है सर। जीरो रेटेड सप्लाई एक कैटेगरी है जिसमें हम एक्सपोर्ट को कवर करते हैं और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ फॉर ऑथराइज ऑपरेशन टू एसईजेड यूनिट या डेवलपर, ये दो जीरो रेटेड में कवर्ड है। अब जीरो रेटेड में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, जितनी भी आईटीसी अनयूटिलाइज्ड है आप उस अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का सर रिफंड ले सकते हैं। आईटीसी अनयूटिलाइज कब हो सकती है सर आपके पास? जब सर आप आगे जो सप्लाई कर रहे हैं, आगे जो सप्लाई कर रहे हैं अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कर रहे हैं, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं और पीछे आपने टैक्स पे किया तो उसकी क्रेडिट है, उसका आप रिफंड ले लो। दूसरा केस है सर
आप आगे भी टैक्स चार्ज कर रहे हैं, पीछे भी टैक्स आपने पे किया है, सरकार ने बोली दोनों को एडजस्ट कर लो, उसके बाद जो क्रेडिट बच रही है उसका रिफंड क्लेम कर लो। जीरो रेटेड में हमारे पास ये दो ऑप्शन। इन केस ऑफ नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड, अगर आपने किसी को बेचा है और जीरो रेटेड का केस है सर, तो उस केस में अगर आपने जिसको बेचा है उससे रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सरकार बोलती है अच्छा रियलाइजेशन कितने टाइम पीरियड के अंदर करना होता है, जनरली 6 मंथ्स के अंदर करना होता है सर, 6 मंथ्स में रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। अगर 6 मंथ्स में रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सरकार बोलती है उस केस में जो आप रिफंड लिए हो हमसे वो आपको वापस डिपॉजिट करना पड़ेगा और विद इन 30 डेज करना पड़ेगा सर। 30 डेज के अंदर वापस डिपॉजिट नहीं किए तो हम आपसे इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे। बात समझ आए? फिर आती है बात एग्जेम्प्टेड एंड जीरो रेटेड सप्लाई। अब ये है तो है क्या सर? सरकार ने बहुत सिंपल इजी बोला सर, एग्जेम्प्टेड और जीरो रेटेड। ये समझिए सर, एग्जेम्प्टेड सप्लाई मींस जिसमें निल रेट ऑफ टैक्स होता है, जो होली एग्जेम्प्ट होता है इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल। बट जीरो रेटेड जो है वो एक्सपोर्ट होता है सर, या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू एसईजेड यूनिट और डेवलपर होता है सर। नो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई क्योंकि एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, आपके पास इनपुट पे क्रेडिट पड़ी हुई होती है सर। सर जीरो रेटेड में सर नो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट सर्विस ऑल्सो भी टैक्स एज फ्री बाय वे ऑफ रिफंड। आपको यहाँ रिफंड की बात होती है, यहाँ रिफंड की कोई बात होती ही नहीं है सर। यहाँ पर आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है क्योंकि आगे टैक्स नहीं एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर आप क्रेडिट यूज कर सकते हो, अवेल कर सकते हो और उसके बाद जो बची हुई रहती है क्रेडिट उसका रिफंड ले लेते हो सर। सर वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट जो रहता है सर फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, अपन ये कहां पढ़ते हैं सर? रूल 42 43 पढ़ते हैं सर। रूल 42 43 में एग्जेम्प्ट में सर ये शेड्यूल 3 का जो सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग है ये भी कवर हो जाता है एग्जेम्प्ट में। बट सर जीरो रेटेड में ऐसा कुछ नहीं है। जीरो रेटेड जो रहता है वो टैक्सेबल कैटेगरी में कवर होता है। ठीक, समझो क्या होता है। मैं आपको क्या, ये नई चीज नहीं है, कुछ नया नहीं है, ये बोल रहे हैं सर जब आप अगला चैप्टर रिफंड पढ़ोगे तो याद रखना जीरो रेटेड को भी टैक्सेबल में कवर करते हो और आप रिफंड में जा सकते हो। बट अगर एग्जाम पढ़ रहे हो तो याद रखना रूल 42 43 आपने पढ़ा है सर। 42 43 में आपने वैल्यू ऑफ एग्जाम के अंदर कुछ चीजें एक्सक्लूड करी थी और कुछ चीजें इंक्लूड करी थी, उसको ध्यान रखना। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? ठीक है सर, अगर कोई एक्सक्लूसिवली एग्जाम का काम कर रहा है तो उसे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, बट जीरो रेटेड वाले को तो रजिस्टर करना पड़ेगा ना सर। रिफंड कैसे लेगा? रिफंड तो ले ही नहीं पाएगा सर। ये नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इशू करता है, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है सर, एग्जेम्प्टेड है ना सर। ठीक है, समझ आया? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार बोलती है सर हम ट्रीटेड एज इंटर स्टेट, एक्सपोर्ट को तो हम इंटर स्टेट ही मानते हैं सर। एंड जीरो रेटेड टेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, अभी मैंने आपको समझाया सर, आईटीसी अपन अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको समझाया। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्या होता है सर? कोई भी गुड्स इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर, टेकिंग द गुड्स आउटसाइड इंडिया, तो हम उसे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मानते हैं। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है सर, 3 केसेस जिनको डीम्ड एक्सपोर्ट में कवर करते हैं सर। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब भले गुड्स इंडिया से बाहर सप्लाई ना भी हुआ हो तो भी हम इसे डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं। ठीक है, तो देखो सर, गुड्स और सर्विसेज विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, सप्लाई डज नॉट लीव, देखो सप्लाईज डू नॉट लीव इंडिया मतलब गुड्स इंडिया से बाहर गए नहीं है। सच सप्लाईज आर नोटिफाइड, वो नोटिफाइड है, 3 कैटेगरी है सर। एंड पेमेंट उसमें किस में मिल रहा है अपन को सर? कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मिल रहा है या आईएनआर में मिल रहा है? तो सरकार बोली 3 ऐसी चीजें, बेसिकली सबसे ज्यादा हम 3 को याद रखते हैं, चाहे तो 4 बट 3 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, पहला एडवांस ऑथराइजेशन। दूसरा कैपिटल गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। सर ये कहां पर मिलती है? वो जो एफटीपी वाला चैप्टर होता है कस्टम में, उसमें मिलती है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू ईओयू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, या फिर सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय स्पेसिफिक बैंक और पीएसयू अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। ये 4 कैटेगरी है जो डीम्ड एक्सपोर्ट में आती है। थ्योरी क्वेश्चन आता है, ये चारों कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। समझ आई बात? छोड़ नहीं सकते सर। टैक्सेबिलिटी ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, क्या इनमें टैक्सेस की बात है? हाँ सर, बिल्कुल टैक्सेस की बात है। सच सप्लाई कैन बी मेड ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू सप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, रिफंड मिल जाएगा सर, टैक्स जितना भी उन लोग आगे पे किए हैं, जितना पीछे था उसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद रिफंड। पर इसमें एक खास बात है, रिफंड सप्लायर भी ले सकता है, रिसिपिएंट भी ले सकता है, वो डिपेंड करेगा सर कौन रिफंड लेना चाहता है। क्लियर है? मर्चेंट एक्सपोर्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इसको छोड़ के जा रहे हो तो फिर क्या पढ़ के जा रहे हो सर? मर्चेंट एक्सपोर्टर, ये कौन होता है सर? जो मेन एक्सपोर्टर है उसके बिहाफ में मर्चेंट एक्सपोर्टर होता है, बोलता है सुन तू कचा कचा नहीं कर पाएगा ना, मैं तेरे बिहाफ में गुड्स एक्सपोर्ट करके सब चीजें करके दूंगा, ठीक है। तो सरकार बोलती है भाई देखो मेन एक्सपोर्टर जो है वो क्या करे, मर्चेंट एक्सपोर्टर को गुड्स दे दे और मर्चेंट एक्सपोर्टर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर ले। मेन एक्सपोर्टर जो है वो जो सप्लाई करेगा उसमें 0.01% टैक्स चार्ज करेगा, किससे? मर्चेंट एक्सपोर्टर से। ये इसलिए करवाते हैं सर ताकि ट्रांजैक्शन ट्रेल क्रिएट हो, गवर्नमेंट को पता हो गुड्स का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है। और ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है ना, ये क्या करेगा, गुड्स को आगे अंडर बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू गुड्स को आगे एक्सपोर्ट कर देगा। मर्चेंट एक्सपोर्टर ये जो 0.01% पे किया है ना, ठीक है, इस गेट क्रेडिट, इसको क्रेडिट मिल जाएगी, किसको? मर्चेंट एक्सपोर्टर को जो ये 0.01% पे किया है सर। और ये जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है ना सर, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, सर ये क्या होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब जहां आउटपुट में टैक्स कम होता है और इनपुट में टैक्स ज्यादा होता है। तो आउटपुट में देखो 0.01% और इनपुट में मान लो इसने 18% पे किया होगा, तो सरकार बोली बाकी बैलेंस तू रिफंड ले लेना हमसे। समझ आई कहानी? मर्चेंट एक्सपोर्टर समझ आया। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी बातें हैं और इसमें थ्योरी में तो ये वाला पॉइंट रट के चले जाओ, एमसीक्यू में आता है। किस सिनेरियो में मैंने देखा है सर, ये लोग टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसिपिएंट एक्सपोर्ट सेट गुड्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। कौन एक्सपोर्ट कर देगा? मर्चेंट एक्सपोर्टर विद इन 90 days। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। बाकी ये सब पॉइंट्स सिंपल है सर, आप इनको रीड कर सकते हो, बहुत सिंपल पॉइंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है जो आपको याद रखना है सर। क्लियर हुई मेरी बात है? हाँ ठीक है, ये आप एक बार रीड कर सकते हो, ये ऐसा इतना कुछ खास है नहीं सर, ठीक है। अगला है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। इसकी तो डेफिनेशन आपको रटी हुई होना चाहिए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ सर, रटी हुई होनी चाहिए। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ सर, रटी हुई होनी चाहिए। सप्लायर इंडिया में, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है और ट्रांजैक्शन बिटवीन सेपरेट एंटिटीज है, नॉट बिटवीन स्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटिटीज। मेरे स्टैब्लिशमेंट ऑफ एंटिटी नहीं होनी चाहिए सर, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होना चाहिए सर, सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी। और कंसिडरेशन सर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या आईएनआर में आ रहा है सर, तो सरकार बोलती है उस केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो सर सप्लाइज टू एसईजेड यूनिट या डेवलपर, ठीक है, इज जीरो रेटेड। आप सर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी कर सकते हो, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पे जो की हो उसका क्लेम कर सकते हो सर। उसके बाद ये वाली बात तो सिंपल है सर। ट्रांजैक्शन विद ईओयू, ये मैंने आपको बताया था सर, ये इसकी डेफिनेशन, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। इससे वो चेक करते कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं सर, इससे चेक करते, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में फिर आप रिफंड कैसे लेने जाओगे सर। रिफंड लेने के लिए पहले वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में तो कवर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना सर। ट्रांजैक्शन विद ईओयू, अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको ट्रांजैक्शन कर उनके साथ कर रहे हो तो जीरो रेटिंग, नॉट एप्लीकेबल, जीरो रेटेड नहीं होता है। टैक्सेबल लाइक एनी अदर टैक्सेबल, ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट और रिफंड आपको मिल जाएगा एज अ डीम्ड एक्सपोर्ट सर, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ ईओयू सर एलिजिबल फॉर जीरो रेटिंग, अगर एक्सपोर्ट ऑफ ईओयू मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है वो अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे जीरो रेटिंग में कवर कर लेंगे सर। सर ये प्रोसीजर फॉर दिया हुआ डायरेक्ट एक्सपोर्ट, इसको आपको एक बार रीड करना है तो ये आप रीड कर सकते हो सर कि प्रोसीजर क्या है सर, कि एक्सपोर्टर हैज टू एग्जीक्यूट बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड पे जीएसटी विद 18% इंटरेस्ट विद इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है तो 15 days आफ्टर द एंड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड इफ द गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, ये गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया 15 days आफ्टर एट द एंड ऑफ द 1 year, यहाँ 3 months था या 1 year हो गया सर, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इफ द पेमेंट नॉट रिसीव बाय द एक्सपोर्टर। ये सर्विस का केस है, ये गुड्स का केस है, आप इसको एक बार थियोरेटिकली रीड कर सकते हो, इतना एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड भी कर लोगे तो भी काफ़ी है सर, ठीक है, जस्ट एक बार रीड कर लो तो काफ़ी है। इसमें ये पॉइंट याद रख सकते हो, एमसीक्यू में आया सर, रजिस्टर्ड पर्सन आर एलिजिबल टू फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इन केस ऑफ बॉन्ड except those who have prosecuted for a case involving an amount of more than 2.5 crore सर। तो सर अगर किसी का केस हुआ है, प्रोसिक्यूट हुआ है वो 2.5 करोड़ से, तो फिर वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू नहीं कर सकता सर। मतलब पहले ही आदमी चोर था तो उससे और क्या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और क्या भरोसे की चीज लोगे, वो आदमी पहले ही चोर था सर।
एक्सपोर्ट टू नेपाल भूटान, ये एज सच नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आप उसको रीड करना है तो रीड कर लो, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दैट ऑल्सो, एक बार जस्ट रीड करके भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये हमने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी कवर किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो रिफंड होता है, जॉब वर्क होता है, अच्छे अच्छे चैप्टर्स है सर, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। रिफंड तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिफंड छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, इनके मार्क्स के वेटेज होते हैं, अच्छे मार्क्स के वेटेज होते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए सर। तो अभी मैं आप लोगों के लिए पूरे रिवीजन के चैप्टर्स लेके आऊंगा। आई एम ट्राइंग एज सुन एज पॉसिबल पूरे रिवीजन के लेक्चर्स लेके आ जाऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो पाएगा लाऊंगा। आप लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।